Hello everyone, welcome back on Tech Classes. So today we are going to start our next section and the section topic is create and edit tables using Wizard and SQL commands. So before moving further, सबसे पहले मैं आपको definition बताना चाहता हूँ RDBMS की जो हमने last video में भी देखी थी. And the definition of RDBMS is data in a relational database management system that is RDBMS is organized in the form of tables. तो जो भी हम डेटा लिखेंगे अब या फिर सेव करेंगे हम वो किसकी फॉर्म में करेंगे, हम टेबल्स की फॉर्म में. दैट इज ऑल्सो कॉल्ड रिलेशंस. तो यहाँ पे हमारी एक ही टेबल नहीं होगी, यहाँ पे हमारे पास मल्टीपल टेबल्स होंगे जिनके अंदर हमारा डेटा स्टोर होगा. एंड उसको कौन मैनेज करेगा, हमारा डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम. सो यही चीज़ अब हमें इस सेक्शन में सीखनी है कि डेटाबेस में टेबल्स कैसे क्रिएट होती हैं, कैसे हम उसके डेटा मैनेज कर सकते हैं, कैसे प्राइमरी कीज़ को हम क्रिएट कर सकते हैं, वो सारी चीज़ें हम इस सेक्शन में देखेंगे. सो आफ्टर दिस हमें जानना है डेटाबेस ऑब्जेक्ट्स क्या क्या होते हैं. सो यहाँ पे जो टॉपिक्स हैं वो है क्वेरीज, फॉर्म्स, रिपोर्ट्स एंड टेबल्स. इनको हम डिटेल में देखेंगे किस टॉपिक से क्या होता है. सो द फर्स्ट टॉपिक इज क्वेरीज. क्वेरीज का मतलब होता है कुछ क्वेश्चन पूछना. जैसे कि मैं आपसे कुछ क्वेश्चन पूछूं, दैट इज ऑल्सो कॉल्ड क्वेरी. तो यहाँ पे हम एक दूसरे से क्वेश्चन ना पूछ के हम किससे क्वेश्चन पूछेंगे, अपने एसक्यूएल से, अपने सॉफ्टवेयर से जहाँ पे हमारा सारा डेटा स्टोर है, जिसके बिहाफ पे हमारा क्या मिलेगा, कुछ हमें रिजल्ट मिलने वाला है. सो अ क्वेरी इज अ रिक्वेस्ट फॉर डेटा और इंफॉर्मेशन फ्रॉम अ डेटाबेस टेबल और कॉम्बिनेशन ऑफ टेबल्स. तो यहाँ पे ज़रूरी नहीं एक ही टेबल हो, हमारे पास कॉम्बिनेशन ऑफ टेबल्स भी हो सकता है जिसके थ्रू हमें डेटा चाहिए या फिर रिजल्ट चाहिए. दिस डेटा मे बी जनरेटेड एज रिजल्ट्स रिटर्न बाय स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज. तो यहाँ पे हम एसक्यूएल भी यूज़ करेंगे एंड साथ ही साथ हम ओपन ऑफिस बेस भी यूज़ करेंगे. तो और भी बहुत सारे सॉफ्टवेयर्स होते हैं जिनको हम यूज़ कर सकते हैं. तो यहाँ पे मैंने लिखा है एसक्यूएल क्वेरी. नाउ द नेक्स्ट ऑब्जेक्ट इज फॉर्म्स. फॉर्म्स क्या होते हैं, हमने क्वेश्चंस पूछ लिए अपने डेटाबेस से, हमें डेटा मिल गया. अब उस डेटा का हमें क्या करना है, कैसे उसको मैनेज करना है, कुछ चेंजेस करने हैं तो क्या करेंगे. तो वो सारी चीज़ें हम कहाँ करते हैं, फॉर्म्स में करते हैं. फॉर्म्स इज ऑल्सो लाइक अ टेबल कि हम जो भी चीज़ें हम इसके अंदर करेंगे वो डायरेक्टली इफेक्ट कहाँ डालेंगे, हमारी टेबल्स के अंदर. सो फॉर्म्स मेक दैट डेटा अवेलेबल ऑन द स्क्रीन. मीन्स हमें स्क्रीन पे इसके थ्रू डेटा मिलता है. With a form you can view and edit the data, display it nicely, sort it, add to it, delete it and so on. So जो भी डेटा हमें फॉर्म में दिखता है हम उसको क्या कर सकते हैं, उसको एडिट कर सकते हैं, उसको हम सॉर्ट कर सकते हैं. आई थिंक सॉर्ट आपको पता होगा, मैंने लास्ट वीडियो में बताया, जिसके थ्रू हम अपने डेटा को असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में मैनेज या फिर अरेंज करते हैं. और अगर हमें कोई डेटा ऐड करना है या डिलीट करना है, और बहुत सारे ऑप्शंस हैं वो जो कि हम कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ फॉर्म्स. Forms let you work with your data. They don't hold any data. They are just a tool for viewing the data in your table. ये सिर्फ खाली एक टूल है जिसके थ्रू आप क्या करते हैं, अपनी टेबल के डेटा को देखते हैं. चेंज समथिंग इन योर फॉर्म एंड यू आर एक्चुअली चेंजिंग इट इन योर टेबल. तो जो भी चीज़ आप अगर फॉर्म में चेंज करते हैं तो डायरेक्टली कहाँ पे इफेक्ट डालेगी, आपकी टेबल पर. आपको दिखेगा नहीं उस वक्त, लेकिन वो इनडायरेक्टली इंटरनली वो आपकी टेबल पर ही इफेक्ट डाल रही होगी. लेट्स टेक एन एग्जाम्पल कि सपोज आपके पास एक टेबल है स्टूडेंट्स की और आपने उसकी फॉर्म क्रिएट करा है एंड आप किसी एक स्टूडेंट का नाम चेंज करना चाहते हैं. तो जैसे ही आप फॉर्म पे कुछ नेम चेंज करेंगे तो वो इनडायरेक्टली आपकी टेबल पर भी इफेक्ट डालेगा. Now the next object is reports. Reports also displays your data but on paper. Unlike forms, reports don't allow you to edit the data. They are designed to be static. यहाँ पे क्या होता है, रिपोर्ट एक तरीके से हमारा फिक्स्ड डेटा होता है, स्टैटिक डेटा होता है. स्टैटिक का मतलब होता है फिक्स्ड या फिर कांस्टेंट रहने वाली चीज़. तो रिपोर्ट्स के थ्रू हम अपने डेटा को ऑन पेपर किसी को ट्रांसफ़र कर सकते हैं या फिर शेयर कर सकते हैं. After all, once you have printed your data on paper or as a PDF, it is going to be pretty static. So reports reflect that. So जब हम अपने डेटा को शेयर करेंगे ऑन पेपर या फिर PDF में, तो हम उसके बाद अपने डेटा को चेंज नहीं कर सकते. अगर हमें चेंज करना भी है तो हमें अपने फिर अगेन डेटाबेस में चेंज करना होगा, उसके बाद अगेन हमें अपनी रिपोर्ट्स क्रिएट करना होगी, तब जाके वो हमें लेटेस्ट या फिर अपडेटेड डेटा मिल पाएगा. सो दिस इज ऑल अबाउट क्वेरीज, फॉर्म्स एंड रिपोर्ट्स. आफ्टर दिस हम देखते हैं टेबल्स क्या होता है. टेबल्स के बारे में मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में बताया था और इस वीडियो में भी मैं आपको डिटेल में समझाऊंगा, क्योंकि सारा जो काम होने वाला है वो सब किस पे होने वाला है, हमारे टेबल्स पर. सो द नेक्स्ट इज टेबल्स. सो टेबल क्या होता है, टेबल्स के अंदर रोज एंड कॉलम्स होते हैं जिनके बिहाफ पे हम अपने डेटा को स्टोर करते हैं. तो टेबल्स में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होते हैं जो जानना हमारे लिए ज़रूरी है. तो सबसे पहला है हमारे कॉलम्स, कि हम कॉलम्स को क्या कहते हैं
और कॉलम्स के और क्या क्या नेम है। तो हम यहाँ पे कॉलम को फील्ड भी कहते हैं और एट्रीब्यूट भी कहते हैं। तो यहाँ पे जो आईडी, नेम, एज एंड सैलरी है वो हमारे क्या है, कॉलम्स हैं, फील्ड्स हैं या फिर एट्रीब्यूट्स हैं। इन तीनों नाम से हम इनको कॉल कर सकते हैं। मोस्टली आपके एग्जाम में फील्ड्स और एट्रीब्यूट्स के नाम में ही क्वेश्चंस आते हैं। एंड द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट कीवर्ड इज रोज। रोज को हम रिकॉर्ड्स और टपल्स भी कहते हैं। तो यहाँ पर जो हमारा डेटा लिखा हुआ है, जो रिलेटेड डेटा है हमारा, जैसे कि आईडी है 1, एडम 34, 13,000, ये हमारा एक कंटिन्यूस रिलेटेड डेटा है या फिर रिकॉर्ड है जिसके अंदर हमारे पास एक पर्सन के डिटेल्स हैं। सो ये सारी के सारी हमारी क्या है, रिकॉर्ड्स हैं या फिर टपल्स हैं। तो हमारी इस टेबल के अंदर कितने नंबर ऑफ रिकॉर्ड्स या फिर टपल्स है, 4 नंबर्स ऑफ रिकॉर्ड्स एंड टपल्स है। ऐसे ही हमारे कितने एट्रीब्यूट्स हैं इस टेबल के अंदर, 4 एट्रीब्यूट्स हैं हमारे इस टेबल के अंदर। सो अगर आपको क्वेश्चन आता है कि भाई आपको एक टेबल दी हुई है और आपको उसमें बताने हैं कि भाई नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम्स या फिर नंबर ऑफ एट्रीब्यूट्स एंड नंबर ऑफ टपल्स कितने हैं आपकी टेबल के अंदर, तो आप इस तरीके से इसका आंसर देंगे। नाउ आफ्टर दिस अब हमें ये देखना है कि जो टेबल बनती है इसके अंदर जो हमने हेडिंग्स दी हुई हैं इसके अंदर डेटा कैसे स्टोर हो रहा है। कि हमने नेम के अंदर सिर्फ खाली नेम दिए हुए हैं, एज के अंदर हमारे सारे नंबर्स आ रहे हैं, सैलरी के अंदर हमारा इतना ज़्यादा डेटा आ रहा है। तो ये सारी चीज़ें हमें मैनेज करनी होती है मैनुअली। ये जो प्रोग्रामर होते हैं या जो डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर पर्सन होता है वो ये सारी चीज़ें डिसाइड करता है कि किसको क्या डेटा देना है या फिर किसके अंदर क्या डेटा स्टोर होगा। सो इसी से कॉन्सेप्ट हमारा नेक्स्ट निकलता है डेटा टाइप्स। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इसी के बिहाफ पे हमारा पूरा डेटाबेस बेस्ड है। अगर हमें ये नहीं आता होगा तो हम डेटाबेस को अच्छी तरीके से क्रिएट नहीं कर सकते और हमारा जो डेटा है वो अच्छी तरीके से स्टोर भी नहीं होगा। सो जैसे कि इसका नाम है डेटा टाइप्स, डेटा का टाइप, कि जो भी डेटा हमारा स्टोर हो रहा है टेबल के अंदर वो उसका क्या टाइप होगा, किस तरीके का वो डेटा होगा। मीन्स वो कैरेक्टर होंगे, नंबर्स होंगे, डेसिमल नंबर होंगे, वो सारी चीज़ें कौन डिसाइड करेगा, एक प्रोग्रामर या फिर एक यूज़र जो उस डेटाबेस को क्रिएट कर रहा होगा। तो वही सारे डेटा टाइप्स हमें देखने हैं कि कितने टाइप्स के डेटा टाइप्स होते हैं जिसके थ्रू हम अपनी टेबल को क्रिएट कर सकते हैं। सो डेटा टाइप्स आर यूज्ड टू आइडेंटिफाई विच टाइप ऑफ डेटा मीन्स वैल्यू वी आर गोइंग टू स्टोर इन द डेटाबेस। तो डेटा टाइप क्या बताता है कि किस टाइप की वैल्यू हम अपनी फील्ड के अंदर स्टोर करने वाले हैं। फील्ड्स themselves कैन बी ऑफ डिफरेंट टाइप्स डिपेंडिंग ऑन द डेटा दे कंटेन। अब हर फील्ड अपने अकॉर्डिंग अलग हो सकती है। ये किस पे डिपेंड करता है कि किस तरीके से हमने उसको डेटा टाइप दिया गया है। Data types in OpenOffice Base are broadly classified into 5 categories listed below. So OpenOffice Base के अंदर 5 categories हैं जिसमें हमारा डेटा टाइप डिवाइडेड है और लगभग मोस्टली हर लैंग्वेज में मतलब हर सॉफ्टवेयर के अंदर इसी तरीके से या इतने ही टाइप होते हैं। सो द फर्स्ट वन इज न्यूमेरिक टाइप और हम इन सारे टाइप्स को डिटेल में समझेंगे। सो फर्स्ट वन इज न्यूमेरिक टाइप। सो जैसे कि इसका नाम है न्यूमेरिक, तो इसके अंदर क्या हो रहा होगा, हमारी न्यूमेरिक वैल्यूज स्टोर हो रही हैं। सो न्यूमेरिक डेटा टाइप आर यूज्ड फॉर डिस्क्राइबिंग न्यूमेरिक वैल्यूज फॉर द फील्ड यूज्ड इन द टेबल ऑफ अ डेटाबेस। सो इसके थ्रू आप क्या करते हैं, अपने फील्ड्स को बताते हैं कि भाई इस फील्ड के अंदर हमारी न्यूमेरिक वैल्यू स्टोर होगी। Numeric data type in a database can be used for storing information such as mobile number, roll number, door number, year of school admission, true or false statement, etc. etc. तो ये मैंने कुछ एग्जांपल दिए हैं जो हमारी फील्ड्स के अंदर स्टोर हो सकते हैं और जहां न्यूमेरिक डेटा टाइप यूज होता है। तो आप आने वाले टाइम में डेटाबेस जो बनाएंगे उसके अंदर मोबाइल नंबर, रोल नंबर ये बहुत बार यूज होगा। तो ये सारी चीज़ें हमें किसके अंदर बनानी होंगी, न्यूमेरिक टाइप के अंदर। अब न्यूमेरिक टाइप भी जो होते हैं वो भी काफ़ी डिवाइडेड होते हैं जिसके अंदर बहुत सारे टाइप्स आते हैं। सो इसमें से हम देखेंगे कुछ डेटा टाइप्स जो हमारे इंपॉर्टेंट हैं और मैंने यहाँ पे पूरी टेबल दी हुई है, आप उनको देख सकते हैं, उनकी डिस्क्रिप्शंस हैं, उनकी वैल्यूज़ हैं। तो आप इनको अच्छे से याद कर लीजिएगा क्योंकि एग्ज़ाम में 1 मार्क्स क्वेश्चन इसी से आ सकते हैं कि भाई बताइए कि आप स्मॉल इंट की क्या वैल्यू है। ये ऐसे क्वेश्चंस आपको पुटअप हो सकते हैं। तो आप ये जो टेबल दी हुई है इसको आप नोट डाउन कर लीजिएगा अच्छे से और इनको याद भी कर लीजिएगा। सो द फर्स्ट डेटा टाइप इनसाइड द न्यूमेरिक टाइप इज बूलियन। तो बूलियन का मतलब होता है टू। सो बूलियन क्या होता है, जिसकी वैल्यूज यस या नो होती हैं। यस या नो का मतलब है 1 या फिर 0। डिस्क्रिप्शन में इसके लिखा है वैल्यूज एज 0 और 1। एग्जाम्पल में हम इसको और क्या क्या कह सकते हैं, ट्रू और फॉल्स भी कह सकते हैं, यस और नो भी कह सकते हैं। बाय डिफ़ॉल्ट इसकी जो वैल्यू होती है हमारी फील्ड के अंदर स्टोर, अगर हम कोई नहीं देंगे तो क्या होती है, फॉल्स होती है।
नेक्स्ट आता है हमारा टाइनी इंट। टाइनी इंट का मतलब है बहुत ज़्यादा स्मॉलेस्ट नंबर है जिसके अंदर हम अपने डेटा को स्टोर कर सकते हैं। तो टाइनी का मतलब आपको खुद ही पता चल रहा होगा कि बहुत छोटी चीज़। और यहाँ पे इंटीजर का मतलब है जिसके अंदर हम होल नंबर्स को स्टोर करते हो, मीन्स जिसके अंदर कोई भी डेसिमल वैल्यू ना आती हो। ठीक है, तो ये क्या करता है, स्टोर इंटीजर रेंज बिटवीन 0 to 255। तो 0 to 255 तक का ही डेटा इसके अंदर स्टोर हो सकता है, मीन्स इस रेंज का। अगर मैं 266 या फिर 256 भी अगर स्टोर करना चाहूँगा अपनी फील्ड के अंदर कोई नंबर, तो वो स्टोर नहीं होगा। ओके, सो हमें ये सारी चीज़ें बहुत ध्यान में रखते हुए लिखनी है जब हम अपना डेटाबेस बनाएंगे, अदरवाइज हमारा डेटा जो है वो स्टोर ही नहीं होगा। ओके, सो नेक्स्ट इज स्मॉल इंट। स्मॉल इंट की क्या रेंज है, -2^15 से लेके +2^15 तक। तो ये जो रेंज है, इनकी जो वैल्यूज हैं वो ज़रूर याद रखिए, क्योंकि जो एग्जाम में है वो इनसे ही क्वेश्चंस पुटअप होंगे। नेक्स्ट इज जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और जो सबसे ज़्यादा यूज़ होगा, वो है हमारा इंटीजर। इंटीजर हमारा मेन डेटा टाइप है न्यूमेरिक टाइप के अंदर, जो कि सबसे ज़्यादा यूज़ होता है। सो इट स्टोर्स बिटवीन -2^31 to +2^31 डेटा इन अ पर्टिकुलर फील्ड और अ सिंगल फील्ड। तो इसको आप याद रखिएगा अच्छे से, इनकी पावर्स को भी कैलकुलेट कर लीजिएगा ताकि आपको नंबर्स भी याद हो जाएं कि भाई माइनस में कहाँ तक रेंज जाएगी एंड प्लस तक रेंज कहाँ तक जाएगी। अगर आपको कोई डाउट हो तो आप मेरे को बता दीजिएगा, मैं आपको कैलकुलेट करके भी बता दूंगा। सो आफ्टर दिस यहाँ पे हमारे पास और भी डेटा टाइप है न्यूमेरिक के अंदर, लाइक बिग इंट, न्यूमेरिक, डेसिमल, रियल, फ्लोट, डबल। सो हमारा सेकंड जो मोस्ट इंपॉर्टेंट डेटा टाइप है न्यूमेरिक के अंदर, वो है हमारा फ्लोट। फ्लोट क्या करता है, हमारी डेसिमल वैल्यूज़ को स्टोर करता है। जैसे कि हमारा इंटीजर होता है वो होल नंबर्स को पॉजिटिव नेगेटिव तक स्टोर करता है, वैसे ही हमारा फ्लोट डेटा टाइप होता है जो क्या करता है, हमारी डेसिमल वैल्यूज़ को स्टोर करता है पॉजिटिव से नेगेटिव। तो आप इन दोनों को तो ज़रूर अच्छे से याद रखिएगा, क्योंकि इनमें से काफ़ी क्वेश्चंस आते हैं एंड यही हम अपने डेटाबेस में भी यूज़ करेंगे। सो द नेक्स्ट वन इज अल्फा न्यूमेरिक टाइप्स। अल्फा न्यूमेरिक टाइप का मतलब है अल्फ़ाबेट्स भी होंगे जिसके अंदर और न्यूमेरिक वैल्यूज़ भी जिसके अंदर होंगी। तो यहाँ पे देखिए सबसे पहला है लॉन्ग वैरकैर। लॉन्ग, जैसे कि इसका नाम है, लॉन्ग मीन्स काफ़ी ज़्यादा आप टेक्स्ट इसके अंदर स्टोर कर सकते हैं। जैसे कि डेटा टाइप का जो नाम है वो क्या है, मेमो। It stores up to max length or number indicated by user. It accepts by UTF-8 character. तो यहाँ पे क्या है, यूज़र ने जितना भी नंबर दिया हुआ है उतना ही डेटा ये स्टोर कर लेगा। इसके अंदर आप मैक्सिमम डेटा स्टोर कर सकते हैं, जैसे कि आपको कोई पैराग्राफ लिखना है या फिर कोई लेटर लिखना है, तो वो सारे के सारी चीज़ें आप इसके अंदर स्टोर कर सकते हैं। नेक्स्ट इज कैर। कैर का क्या होता है कि कैर का जो साइज़ होता है मेमोरी, वो फिक्स होता है कि अगर आपने इसको 5 नंबर दिया है या फिर 5 इसकी मेमोरी साइज़ दी है और आपका जो डेटा स्टोर हो रहा है आपकी फील्ड के अंदर वो 3 हो रहा है, तो जो रिमेनिंग 2 बाइट्स होती हैं वो फिक्स्ड रहती हैं, वो हमारी इरेज या फिर रिमूव नहीं होती या फिर फ्री नहीं होती हैं। तो वो क्या होता है, वेस्ट ऑफ मेमोरी हो जाता है हमारा। इसी को दूर करने के लिए, इसी प्रॉब्लम को दूर करने के लिए हमारा दूसरा डेटा टाइप है वो है वैर कैर। वैर का मतलब होता है वेरिएबल कैरेक्टर। एंड वन मोर थिंग, ये चार नहीं है, ये चैर नहीं है, ये है कैर, कैरेक्टर का कैर। ओके, तो वैर कैर का मतलब है वेरिएबल कैरेक्टर, कि जैसे कि मैंने अभी एग्जांपल दिया कैर के अंदर, कि अगर हमारी फील्ड की जो लेंथ है वो 5 है और हमारा जो डेटा स्टोर हो रहा है वो 3 बाइट्स का हो रहा है, तो ये जो 2 बाइट्स बची हुई रिमेनिंग है जिसके अंदर हमने डेटा स्टोर नहीं करा है, वो क्या होंगी, वो फ्री हो जाती हैं, वो रिलीज हो जाती हैं ताकि हमारी मेमोरी वेस्ट ना हो। सो यही एडवांटेज है, और इसके बारे में बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछे भी जाते हैं कि व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन कैर एंड वैर कैर। तो कैर जो होता है हमारा फिक्स होता है एंड वैर कैर क्या होता है, हमारा फिक्स नहीं होता है। जो हमारा डेटा स्टोर हुआ है उसके अकॉर्डिंग ही हमारी मेमोरी एडजस्ट हो जाती है। सो दीज ऑल आर रिलेटेड टू अल्फा न्यूमेरिक टाइप्स। एंड आफ्टर दिस हमारा आता है बाइनरी टाइप। अब जितना भी अभी तक हमने पढ़े उसके अंदर हमने देखा कि भाई हम किसी के अंदर नंबर्स स्टोर कर रहे हैं, किसी के अंदर हम कैरेक्टर्स। अब अगर हमें अपनी फाइल्स, अपने म्यूज़िक, अपने फोटोग्राफ्स स्टोर करने हैं, तो उसके लिए हम यूज़ करते हैं बाइनरी टाइप। बाइनरी डेटा टाइप आर यूज्ड फॉर स्टोरिंग डेटा इन बाइनरी फॉर्मेट्स। बाइनरी आई थिंक आपको पता होगा, बाइनरी क्या होता है, 0 एंड 1 की फॉर्म में हमारा डेटा स्टोर होता है। बाइनरी डेटा टाइप्स इन अ डेटाबेस कैन बी यूजिंग फॉर स्टोरिंग फोटोज, म्यूजिक फाइल्स एक्सेट्रा। एंड जितनी भी चीज़ें हम यूज़ करते हैं या स्टोर करते हैं वो सारी चीज़ें हम किसके थ्रू करते हैं,
बाइनरी फाइल्स के थ्रू। इन जनरल, files of any format can be stored using the binary data type. The different type of binary data types available are listed here. So ये सारे के सारे बाइनरी डेटा टाइप हैं जो मैंने नीचे टेबल में दिए हुए हैं। So सबसे पहला है लॉन्ग वेर बाइनरी। तो जैसे कि पहले था लॉन्ग कैरेक्टर के लिए, वैसे यहाँ पे क्या है लॉन्ग वेरिएबल बाइनरी, जिसके थ्रू क्या करेंगे आप अपनी इमेज को स्टोर कर सकते हैं। इमेज को, साउंड्स को, ये सारी फाइल्स आप अपने इस फील्ड के अंदर स्टोर कर सकते हैं। मैं आपको एक कॉमन एग्जांपल देना चाहता हूँ कि आपको पता चले कि आप डेटाबेस कहाँ यूज़ करते हैं। जैसे कि आप अपने एग्जामिनेशंस के फॉर्म फिल करते हैं ऑनलाइन, उसके अंदर क्या होता है आपके सिग्नेचर मांगे जाते हैं, आपके फोटोग्राफ्स मांगे जाते हैं, आपके डॉक्यूमेंट्स मांगे जाते हैं। तो ये सारी के सारी जो फाइल्स होती हैं ये कहाँ स्टोर होती होंगी, आपकी डेटाबेस के अंदर स्टोर होती हैं। और ये किस फॉर्मेट में होती होंगी, बाइनरी में। मीन्स अगर हमारा कोई हमने परसेंटेज लिखी है तो वो नंबर फॉर्मेट में है। अगर हमने कोई अपना नाम एंटर करा है तो वो किस में है, हमारी वैरचर के अंदर स्टोर होगी। ऐसे ही अगर हमने कोई अपनी इमेजेस या फिर हमने कोई भी अपनी साउंड या कुछ म्यूजिक अपलोड करा है कहीं पे, तो वो किस फॉर्मेट में स्टोर होती है, बाइनरी फॉर्मेट में। सो दिस इज अ रियल लाइफ एग्जांपल ऑफ डेटा टाइप्स जिनके थ्रू हमें पता लग सकता है कि किस टाइप का डेटा हमारा स्टोर हो रहा है। आफ्टर दिस बाइनरी, जो नेक्स्ट डेटा टाइप है हमारा बाइनरी टाइप के अंदर, वो क्या है, बाइनरी, जो कि क्या होता है, फिक्स होता है। कि जितना हमने इसमें साइज दिया है, जैसे कि कैर के अंदर था सेम वैसे ही यहाँ पे भी, कि जितना हमने इसका साइज दिया है उतना ही ऑक्यूपाई करेगा। ये हमारा जो फ्री स्पेस होगा उसको खाली नहीं करेगा। लास्ट वन इज वेर बाइनरी, जो कि वेर कैर की ही तरह है। जैसे कि इसमें क्या होगा, हमारा जो डेटा है जितना हमारा आ चुका है और उसके बाद भी कुछ मेमोरी बची है तो वो क्या करेगा, उसको रिलीज कर देगा या फिर फ्री कर देगा, ताकि हमारा जो मेमोरी स्पेस है वो यूटिलाइज हो सके किसी और ऑपरेशन में। नाउ द नेक्स्ट वन इज डेट टाइम। अब क्या होता है, जब भी हमारा कोई डेटाबेस क्रिएट होता है तो उसके अंदर हमें डेट और टाइम भी स्टोर करना होता है कि भाई वो कब चेंज हुआ है उस डेटाबेस के अंदर, कब वो डेटाबेस क्रिएट हुआ है, कब उस फील्ड को किसी ने एक्सेस करा है। वो सारे टाइमिंग जो है अपडेट होनी ज़रूरी है। वो इसलिए ताकि हमें पता चल सके कि भाई किस यूज़र ने किस टाइम इस डेटाबेस को चेंज करा है। सो ये बहुत इंपॉर्टेंट डेटा टाइप है क्योंकि हमें ट्रैक करना होता है यूज़र्स कौन कौन से एक्सेस कर रहे हैं हमारे डेटाबेस को। जैसे कि हमने प्रीवियस वीडियो में देखा था कि उसमें हमने देखा था कि फीचर्स में कि सिक्योरिटी हमें बहुत ज़रूरी है इसके लिए। सो उन सब को ट्रैक करने के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, डेट टाइम। So date time data type are used for describing date and time values for the field used in the table of a database. Date time data type in a database can be used for storing information such as date of birth, date of admission, date of product sales, etc. तो जहाँ पर भी हमें डेट की ज़रूरत पड़ती है, मोस्टली हमें डेट ऑफ बर्थ की पड़ती है, डेट ऑफ एडमिशन की पड़ती है, इन सब की पड़ती है, तो वहाँ पे हम किसको यूज़ करते हैं, डेट एंड टाइम को। सो पहला डेट है जिसके अंदर हम क्या करते हैं, मंथ, डे और ईयर को स्टोर करते हैं। एंड इसके अलग अलग फॉर्मेट होते हैं। आप अलग अलग वेबसाइट पे जाएंगे तो आपको अलग अलग फॉर्मेट मिलेंगे स्टोर करने के लिए। कई जगह आपको एग्जाम्पल भी दिया होगा कि भाई आप इस तरीके से इसको एंटर कराइए। नेक्स्ट है हमारा टाइम, जिसके अंदर हमारा क्या होता है, आवर एंड मिनट एंड सेकेंड स्टोर होते हैं। एंड द लास्ट वन इज टाइम स्टैम्प। टाइम स्टैम्प क्या करता है कि आपने कब डेटा को चेंज करा है अपनी डेटाबेस के अंदर, वो ऑटोमेटिकली डेट एंड टाइम अपडेट कर देता है, जैसे कि मैंने अभी आपको कहा था ट्रैक करने के लिए। सो यहाँ तक तो था हमारा डेटा टाइप्स के बारे में कि डेटा टाइप्स क्या क्या होते हैं, किस डेटा टाइप से क्या होता है और उनकी क्या क्या वैल्यूज़ होती हैं। नाउ अब हम प्रैक्टिकल पार्ट देखते हैं कि हम अपने डेटाबेस को कहाँ क्रिएट करेंगे, कैसे टेबल्स बनाएंगे, वो देखेंगे अब हम। सो उस चीज़ को करने के लिए हमें जाना पड़ेगा ओपन ऑफिस डेटाबेस के अंदर। सो मैं आपको लेके चलता हूँ उस स्क्रीन पे ताकि आपको पता चले कि आपको किस सॉफ्टवेयर में काम करना है। सो जब आप अपने ओपन ऑफिस सॉफ्टवेयर पे क्लिक करेंगे तो आपको देखिए यहाँ पे इस तरीके से स्क्रीन मिलेगी। तो आपको क्या करना है, आपको इस डेटाबेस पे क्लिक करना है। सो जब मैं इस पर क्लिक करूँगा कुछ ऑप्शंस दिखेंगे मुझे। देखिए यहाँ पे आ रहा है डेटाबेस विजार्ड। विजार्ड का मतलब होता है कि हमें ऑप्शंस मिले हुए होते हैं, हमें उनको बस क्लिक करना है, सेलेक्ट करना है और हमारे जो प्रोसेस है या फिर जो डेटाबेस क्रिएट होने का प्रोसेस है वो ऑटोमेटिकली कंप्लीट होना शुरू हो जाता है। सो सबसे पहले हमें क्या करना है, यहाँ पे न्यू डेटाबेस क्रिएट करना है। तो यहाँ पे हमारे पास तीन ऑप्शन है। पहला कह रहा है क्रिएट अ न्यू डेटाबेस। हमें अगर न्यू डेटाबेस क्रिएट करना है तो हम इस ऑप्शन को सेलेक्ट कर सकते हैं। सेकंड ऑप्शन है ओपन एन एग्जिस्टिंग डेटाबेस फाइल। अगर आपका डेटाबेस ऑलरेडी क्रिएटेड है तो आप इस ऑप्शन को सेलेक्ट करके अपने डेटाबेस को सेलेक्ट भी कर सकते हैं।
हम ओपन पे जहाँ पे भी हमारा डेटाबेस है स्टोर, हम वहाँ पे जाके उसको सेलेक्ट कर सकते हैं। बट मेरे पास कोई अभी है नहीं, तो इसलिए मैं नहीं कर रहा हूँ। मैं अपना क्या करूँगा, न्यू डेटाबेस क्रिएट करूँगा। तो हम जाते हैं क्रिएट अ न्यू डेटाबेस। एक थर्ड ऑप्शन भी है, उसमें क्या हो रहा है, कनेक्ट टू एन एग्जिस्टिंग डेटाबेस। अगर आपके पास, जैसे कि हमारे पास ओपन ऑफिस डेटाबेस में हम काम कर रहे हैं, ऐसे ही अगर हमारे पास और भी कोई डेटाबेस है, जैसे कि यहाँ बहुत सारे एग्जांपल्स हैं जो मैंने आपको लास्ट वीडियो में भी दिए थे उनके नाम। तो अगर मेरे पास ऐसा कोई डेटाबेस भी है तो मैं उसको भी लिंक या फिर कनेक्ट कर सकता हूँ इस सॉफ्टवेयर से। बट हमें क्या करना है, हमें न्यू फाइल क्रिएट करनी है। तो हम यहाँ आके इसको क्रिएट करते हैं, एंड इसको क्रिएट करने के बाद हम करते हैं नेक्स्ट पे क्लिक। इसके बाद डू यू वांट द विजार्ड टू रजिस्टर द डेटाबेस इन ओपन ऑफिस, हम इस ऑप्शन को नहीं कुछ चेंज करेंगे, हम करेंगे यस रजिस्टर द डेटाबेस फॉर मी, क्योंकि ये डेटाबेस मेरे को अपने लिए ही चाहिए। आफ्टर दिस सेकंड हेडिंग है, आफ्टर द डेटाबेस फाइल हैज़ बीन सेव्ड व्हाट डू यू वांट टू डू। मीन्स जब हम अपनी डेटाबेस की फाइल सेव कर लेंगे उसके बाद हम क्या करना चाहते हैं वो यहाँ पूछ रहा है हमसे। तो सबसे पहला ऑप्शन है ओपन द डेटाबेस फॉर एडिटिंग, एंड सेकंड है क्रिएट टेबल्स यूजिंग द टेबल विजार्ड। तो यही है आपका जो टॉपिक जो आपको करना है, आपकी टेबल को क्रिएट करना है हमें किससे, टेबल विजार्ड से। तो ये जो ऑप्शन है ये आपको यहाँ पर भी दिख रहे हैं, और आपको जब हम आगे स्क्रीन पे, इसकी नेक्स्ट स्क्रीन पे जाएंगे वहाँ पर भी दिखेंगे। तो ये आपकी चॉइस है, अगर आप यहाँ पे करना चाहते हैं तो आप यहाँ पे भी कर सकते हैं, अदरवाइज आप नेक्स्ट स्क्रीन पे भी जाके उसको सेलेक्ट कर सकते हैं। तो अभी हम इसको ऐसे ही रहने देते हैं और इसके बाद हम क्लिक करते हैं फिनिश पे। तो फिनिश पे क्लिक करने के बाद ये हमसे कहेगा सेव करने के लिए कि हमें अपने डेटाबेस को किस नेम से सेव करना है। तो हम कर देते हैं माई न्यू डेटाबेस, और अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा इसकी जो एक्सटेंशन है वो क्या है, ODF। ओके, इसको ध्यान रखिएगा, एग्जाम में इससे भी 1 मार्क्स का क्वेश्चन आ जाता है कि व्हाट इज़ द एक्सटेंशन ऑफ ओपन ऑफिस बेस। सो इस चीज़ का आप बहुत ध्यान रखिएगा, और जितने भी सॉफ्टवेयर्स आपने सीखे हैं प्रीवियस वीडियोज़ में भी उनके भी एक्सटेंशंस को बहुत अच्छी तरीके से याद करिएगा। सो अब हम करते हैं इसको सेव, एंड सेव करने के बाद देखिए अब हमारा न्यू विंडो ओपन हो जाएगी। सो दिस इज़ अवर डैशबोर्ड, जिसके अंदर हमें सारे ऑप्शंस दिख रहे हैं, जहाँ पे मैंने कहा था आपसे कि भाई आप यहाँ पे अपनी टेबल को क्रिएट कर सकते हैं। सो हेयर वी हैव टेबल, क्वेरीज, फॉर्म्स एंड रिपोर्ट, जिनके बारे में अभी हमने डिटेल में पढ़ा है। अब हमें क्या करना है, टेबल को क्रिएट करना है विद द हेल्प ऑफ विजार्ड। तो देखिए यहाँ पे 3 ऑप्शन है हमारे पास जिनके थ्रू हम ऐसा कर सकते हैं। सबसे पहला है क्रिएट टेबल इन डिज़ाइन व्यू, सेकंड है यूज विजार्ड टू क्रिएट टेबल, एंड द थर्ड वन इज क्रिएट व्यू। सो जो फर्स्ट ऑप्शन है उसके थ्रू क्या होगा कि हम मैनुअली अपनी टेबल को क्रिएट करना पड़ेगा। सेकेंड ऑप्शन क्या है, इसके थ्रू हम अपनी टेबल को ऑटोमेटिक क्रिएट करेंगे, और यही आपके सिलेबस में भी है। तो मैं आपको दोनों बताऊंगा ऊपर के ऑप्शन, ताकि आपको दोनों में डिफरेंस भी पता चल जाए। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, ऊपर वाले ऑप्शन से क्रिएट करते हैं। तो देखिए यहाँ पे क्या आ रहा है, फील्ड नेम, फील्ड टाइप एंड डिस्क्रिप्शन। तो हम यहाँ फील्ड का नेम देंगे, सपोज मैं यहाँ देता हूँ रोल नंबर, एंड देखिए यहाँ पे आ रहा है इसका फील्ड टाइप। फील्ड टाइप का मतलब है डेटा टाइप, जो भी हमने पढ़े हैं सारे वो सब के सब आपको यहाँ पर दिखेंगे। तो अभी बाय डिफॉल्ट जैसे मैंने रोल नंबर लिखा है, यहाँ पे आ रहा है टेक्स्ट, और ब्रैकेट में लिखा आ रहा है वैरकेर। अब आई थिंक आपको पता होगा वैरकेर क्या होता है। और अब मैं इसको क्लिक करता हूँ तो देखिए यहाँ पे सारे के सारे डेटा टाइप आपको दिख जाएंगे जो भी अभी हमने पढ़े हैं। तो हमें क्या करना है, रोल नंबर स्टोर करना है। रोल नंबर स्टोर करने के लिए हमें क्या चाहिए, नंबर्स चाहिए। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे नंबर को सेलेक्ट कर लेते हैं, एंड हमारे पास थर्ड जो कॉलम है वो किसके लिए है, डिस्क्रिप्शन के लिए। ये हमारा ऑप्शनल कॉलम है, अगर हम देना चाहते हैं इसके बारे में कुछ डिटेल तो हम दे सकते हैं, अदरवाइज हम इसको ब्लैंक भी छोड़ सकते हैं। ऐसे ही मैं क्या करता हूँ, एक और फील्ड क्रिएट करता हूँ, उसके अंदर हम लिखते हैं नेम। और नेम में हमें देखिए क्या करना है, यहाँ पे हमें टेक्स्ट ही लेना है, क्योंकि हमारा जो नेम है उसकी जो लेंथ है वो कुछ भी हो सकती है, वो हमारी चॉइस है। और यहाँ पर हम इसकी लेंथ भी दे सकते हैं। देखिए नीचे आपको दिख रहा होगा लेंथ 50, तो यहाँ पे 50 दी हुई है। हम अगर बढ़ाना चाहें तो हम बढ़ा भी सकते हैं, और मैं सपोज यहाँ पे इसको कर देता हूँ 100। कम करेंगे तो कम डेटा स्टोर होगा, ज़्यादा करेंगे तो ज़्यादा होगा। तो ये आपके ऊपर है कि आप कितनी लेंथ, या फिर आपका जो डेटा है आपके डेटाबेस के अंदर वो कितना ज़्यादा बड़ा होने वाला है, या फिर कितना ज़्यादा होने वाला है। अब यहाँ पे देखिए आ रहा है एंट्री रिक्वायर्ड। एंट्री रिक्वायर्ड का मतलब होता है कि अगर यूज़र इसका डेटा एंटर नहीं करेगा तब तक वो यूज़र को आगे डेटा स्टोर करने नहीं देगा। सो यहाँ पे 2 ऑप्शन है, यस या नो के। तो अगर आपने यस कर दिया है तो ये कभी भी ब्लैंक नहीं होगा,
देखिए यहाँ लिखा है एक्टिवेट दिस ऑप्शन इफ दिस फील्ड कैन नॉट कंटेन नल वैल्यूज। नल का मतलब होता है ब्लैंक वैल्यूज, कि आप इसे यस तभी करिए जब आपकी ये जो फील्ड है जो हमने नेम ली है ये कभी भी नल ना हो, मीन्स ब्लैंक ना हो। लेकिन हमें ये ऑप्शन ऑफ नहीं करना क्योंकि नेम कभी भी ब्लैंक हो सकता है। आफ्टर दिस हमें जो मेन चीज़ क्रिएट करनी है अब वो है प्राइमरी की। हमने 2 कॉलम्स बना लिए हैं, हमने 2 फील्ड के नेम दे दिए हैं। अब हमें क्या करना है, इनमें से एक को प्राइमरी की बनाना है। तो हमने प्रीवियस वीडियो में पढ़ा था कि प्राइमरी की वो होता है जो हमारी यूनिक होती है हमारी टेबल के अंदर, और वो कभी भी डुप्लीकेट नहीं हो सकती। सो यहाँ पे देखिए हमें आना है। अब देखिए यहाँ पे ग्रीन एरो आ रहा है और मुझे क्या करना है, इस पर राइट क्लिक। जैसे ही मैं राइट क्लिक करूँगा यहाँ पे आ रहा है प्राइमरी की का ऑप्शन। तो प्राइमरी की हम किसको बना रहे हैं, अपने रोल नंबर को। तो जैसे ही मैं इस पर क्लिक करूँगा तो देखिए यहाँ पे एक की बन के आ जाएगी, जहाँ पे ग्रीन एरो है वहाँ पे एक की बन के आएगी, एक चाबी। तो मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो देखिए ये ग्रीन के आगे एक हल्का सी एक छोटी सी चाबी बन गई है। दैट मीन्स अभी हमारी क्या बन गई है, प्राइमरी की बन गई है। मीन्स अब ये कभी भी ब्लैंक नहीं हो सकती, मीन्स नल नहीं हो सकती। सेकेंड थिंग, ये कभी भी अब डुप्लीकेट नहीं हो सकती। अगर हमें इसको डिलीट करना है, मीन्स हमें इसको प्राइमरी की नहीं बनाना, तो हम फिर से अगेन राइट क्लिक करेंगे और इस प्राइमरी की पे क्लिक करेंगे तो देखिए अब ये प्राइमरी की हट गया है हमारा। ओके, सो ये तरीका था मैनुअल, जिसके थ्रू हम अपनी फील्ड्स को क्रिएट कर सकते हैं, उनका डेटा टाइप सेट कर सकते हैं एंड उसकी प्राइमरी की को सेट या फिर रीसेट कर सकते हैं। तो मैं अभी इसको सेव करता हूँ। सेव करने के बाद देखिए जैसे ही मैंने सेव पे क्लिक करा, ये कह रहा है टेबल नेम देने के लिए। तो अभी हम दे देते हैं यहाँ पे मैनुअल टेबल। तो ताकि क्योंकि हमने इसको मैनुअली क्रिएट करा है इसलिए हम इसको मैनुअल टेबल दे देते हैं और हम किसको क्रिएट करते हैं। अब यहाँ पे देखिए मैंने कोई भी प्राइमरी की सेट नहीं करी है इसलिए एरर आया है। ये कह रहा है नो प्राइमरी की, अ यूनिक इंडेक्स और प्राइमरी की इज रिक्वायर्ड फॉर डेटा रिकॉर्ड आइडेंटिफिकेशन इन दिस डेटाबेस। तो वो कह रहा है अगर आपको ये टेबल बनानी है तो आपको कोई ना कोई एक प्राइमरी की देना ज़रूरी है। तो हम क्या करते हैं, इसको कैंसिल करते हैं और अपने रोल नंबर को क्या करते हैं, एक प्राइमरी की बना देते हैं। और अब हम इसको सेव कर देते हैं अगेन और हम फिर से इसको दे देते हैं मैनुअल टेबल और हम करते हैं ओके। तो देखिए अब हमारी ये क्रिएट हो चुकी है टेबल। तो अगेन अब हम आते हैं अपने डैशबोर्ड पे जहाँ पे हमें सारे ऑप्शंस दिख रहे थे। सो आफ्टर क्रिएटिंग दैट टेबल देखिए हमारी जो टेबल है वो यहाँ पर दिख रही है। सो अगर मैं इस पर डबल क्लिक करूँगा तो देखिए यहाँ पे हमारा क्या आ गया, रोल नंबर एंड नेम आ गया। इसके अंदर अपने डेटा भी स्टोर कर सकते हैं। सपोज मैं रोल नंबर 1 ले लेता हूँ एंड हम नेम दे देते हैं कुछ अपना ही, वारिस। एंड जैसे ही मैं नेक्स्ट पे आऊँगा और मैं यहाँ पे कुछ डेटा एंटर करने की कोशिश करता हूँ देखिए, और मैं यहाँ लिखता हूँ सपोज ध्रुव एंड मैं नेक्स्ट आता हूँ तो देखिए यहाँ पे इसने क्या कहा, एरर इंसर्टिंग द न्यू रिकॉर्ड, अटेम्प्ट टू इंसर्ट नल इनटू द नॉन नलेबल कॉलम। और कहाँ कह रहा है एरर, रोल नंबर पे। तो मैंने क्या करा था, मैंने रोल नंबर को प्राइमरी की बनाया था और मैंने यहाँ पर अपनी प्राइमरी की को ब्लैंक छोड़ दिया, इसलिए यहाँ पे ये एरर आ गया। वो कह रहा है कि ये जो फील्ड है आपने रोल नंबर ली है आप इसको ब्लैंक नहीं छोड़ सकते, तो आपको इसके अंदर कुछ ना कुछ वैल्यू देना ज़रूरी है। तो मैं करता हूँ ओके एंड हम इसके अंदर कुछ ना कुछ वैल्यू दे देते हैं। तो अब देखिए मैं नेक्स्ट पे क्लिक करूँगा तो कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। अब मैं आपको दिखाता हूँ कि प्राइमरी की डुप्लीकेट डेटा अलाउ करता है या नहीं करता प्रैक्टिकली। तो मैं यहाँ पे सपोज 2 अगेन टाइप कर देता हूँ और हम यहाँ पे कुछ और नेम दे देते हैं। यहाँ पे हम दे देते हैं मयंक। ओके, और अब मैं जैसे ही नेक्स्ट अपने सेल पे या जाएंगे फील्ड पे तो देखें यहाँ पे एरर आएगा। एरर क्या है यहाँ पे, एरर इंसर्टिंग द न्यू रिकॉर्ड, वायोलेशन ऑफ यूनिक कांस्टेंट। ये कह रहा है डुप्लीकेट वैल्यूज फॉर कॉलम्स रोल नंबर। वो इसलिए कह रहा है क्योंकि हमने क्या करा, हमने तो सेट करा है इसको प्राइमरी की। तो प्राइमरी की स्पेशलिटी ये होती है कि वो यूनिक डेटा स्टोर करती है, कभी भी इसके अंदर डुप्लीकेट डेटा स्टोर नहीं होगा। तो इसलिए वो कह रहा है कि भाई आप यहाँ से इस वैल्यू को हटाइए तभी मैं इसको आगे जाने दूंगा, अदरवाइज मैं इसको स्टोर नहीं करने दूंगा। तो अब मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो देखिए अब यहाँ पे हमारा डेटा स्टोर हो चुका है। सो ये मैंने आपको प्राइमरी की को प्रैक्टिकली करके दिखाया है कि प्राइमरी की जितनी मैंने प्रॉपर्टीज़ आपको थियोरेटिकल बताई थी वो सारी की सारी यहाँ पर हमने प्रैक्टिकली अप्लाई कर ली है। नाउ द नेक्स्ट थिंग इज, अब हम इसको क्रिएट करते हैं टेबल विजार्ड से। तो अब टेबल विजार्ड से क्रिएट करने के लिए हमें क्या करना है, सेकंड ऑप्शन को सेलेक्ट करना है, यूज विजार्ड टू क्रिएट टेबल। इस पर क्लिक करते हैं, एक विंडो ओपन होगी। अब ये विंडो में हमें देखिए बहुत सारे ऑप्शंस हैं। तो यहाँ पे सबसे पहला ऑप्शन है कैटेगरीज।
हमें इसमें से अपनी कैटेगरी सेलेक्ट करनी है कि किस टाइप का हमें टेबल बनाना है। तो पहले देखिए यहाँ पे बिजनेस आ रहा है, बिजनेस में भी सैम्पल टेबल हमें दी हुई है ऑलरेडी। इस पर क्लिक करेंगे तो देखिए बहुत सारी टेबल्स हमें देखने को मिल जाएंगी। तो मैं सपोज ऑर्डर टेबल ले लेता हूँ यहाँ पे एक, और इस ऑर्डर टेबल में हमें बहुत सारे फील्ड के नेम दिए हुए हैं ऑलरेडी। हम इसमें से कोई सा भी फील्ड नेम सेलेक्ट कर सकते हैं। तो हम कर लेते हैं सबसे पहले कस्टमर आईडी, और सेलेक्ट करने के लिए सेलेक्टेड फील्ड देखिए ये है हमारा बॉक्स अभी ब्लैंक है। इसमें ऐड करने के लिए हमें क्या करना है, इस एरो पे क्लिक करना है। तो देखिए कस्टमर आईडी यहाँ पे ऐड हो जाएगा। आफ्टर दिस हमें क्या करना है, ऑर्डर आईडी कर लेते हैं, और हम एक और कर लेते हैं ऑर्डर डेट। तो ये हमने 3 फील्ड ऐड कर ली है अपनी टेबल्स के लिए। एंड एक और ऑप्शन है जो मैंने अभी बताया नहीं, वो है हमारा पर्सनल। यहाँ पे पर्सनल के लिए भी काफ़ी सारे एग्जांपल्स हैं। अकाउंट्स पे जाएंगे तो देखिए यहाँ पे पर्सनल के लिए लाइब्रेरी है, इन्वेस्टमेंट्स हैं, काफ़ी सारे टेबल्स हमारे पास एग्जांपल हैं। तो हम इनसे भी सेलेक्ट कर सकते हैं, हमारी मर्जी है। तो अभी मेरे को करना है बिजनेस वाला, और हम करते हैं अब नेक्स्ट। नेक्स्ट करने के बाद हमने देखे यहाँ पे 3 फील्ड्स को सेलेक्ट करा था। तो जो फर्स्ट जो है वो है हमारा कस्टमर आईडी, और वो क्या है हमारा फील्ड नेम। अब हम इसके फील्ड नेम को चेंज कर सकते हैं, हमारी मर्जी है। तो मैं यहाँ पे कस्टमर रिकॉर्ड कर देता हूँ सपोज, और इसके बाद हम इसका डेटा टाइप चेंज कर सकते हैं। जैसे हमने मैनुअली करा था वैसे ही हम यहाँ पर भी इसको चेंज कर सकते हैं। तो मैं इसको इंटीजर रहने देता हूँ क्योंकि इसके अंदर डेटा आने वाला है। और सेम ऑटो वैल्यू, एंट्री रिक्वायर्ड और लेंथ, ये वही ऑप्शंस हैं जो अभी हमने देखे थे मैनुअली। और सेम ये इसके साथ भी आएगा, एंड सेम ऑर्डर डेट के साथ भी आएगा। अब यहाँ देखिए जो ऑर्डर डेट है इसके अंदर मैंने आपको बताया था कि डेट एंड टाइम हमें ज़रूरत पड़ती है। तो यहाँ पे हमें डेट स्टोर करानी है। तो देखिए यहाँ पे क्या आ रहा है, डेट टाइम। तो यहाँ पे सेलेक्ट कर रखा है देखिए डेट। तो इसके थ्रू आप क्या करेंगे, डेट को स्टोर कराएंगे इसमें। तो अब मैं करता हूँ नेक्स्ट पे क्लिक। नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद हमसे कह रहा है प्राइमरी की सेट करने के लिए, जैसे कि अभी हमने मैनुअली करी थी। अब ऐसे ही हमसे यहाँ पर भी कह रहा है कि भाई आप अपनी टेबल के अंदर कौन सी फील्ड को प्राइमरी की सेट करना चाहते हैं। तो देखिए पहला ऑप्शन है यहाँ पे क्रिएट अ प्राइमरी की। इसके अंदर पहला ऑप्शन है ऑटोमेटिकली ऐड अ प्राइमरी की। तो अगर हम सेलेक्ट नहीं करना चाहते अपने आलसपन की वजह से, तो हम इस ऑप्शन को सेलेक्ट करेंगे। अगर हम चाहते हैं कि भाई हम अपने अकॉर्डिंग अपनी प्राइमरी की सेट करें, तो हम इस ऑप्शन को सेलेक्ट करेंगे और अपने फील्ड नेम को यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं। तो मैं सेलेक्ट करता हूँ सपोज ऑर्डर आईडी को अपना प्राइमरी की। और यहाँ पे ऑटो वैल्यू है। ऑटो वैल्यू का मतलब होता है कि ये ऑटोमेटिकली नेक्स्ट नंबर पे जब हम नेक्स्ट फील्ड पे जब हम जाएंगे तो वो नंबर इंक्रीज हो जाएगा, हमें मैनुअली करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। नाउ द थर्ड ऑप्शन इज डिफाइन प्राइमरी की एज अ कॉम्बिनेशन ऑफ सेवरल फील्ड्स। तो मैं एक फील्ड से ज़्यादा फील्ड को सेलेक्ट करके भी प्राइमरी की बना सकता हूँ। कैसे, हमें बस इस पर क्लिक करना है और यहाँ से हम अपनी फील्ड्स को सेलेक्ट करके आगे शेयर कर लेना है। तो इस तरीके से हम इसको क्रिएट कर सकते हैं। लेकिन मैं क्या बनाना चाहता हूँ, अपनी यहाँ पे आते हैं और ऑर्डर आईडी को हम अपनी प्राइमरी की क्रिएट करना चाहते हैं। तो हम क्लिक करते हैं हम नेक्स्ट पे। नेक्स्ट पे करने के बाद हमें क्या करना है, डेटा को इमीडिएटली इंसर्ट करना है। मीन्स जैसे हमारी टेबल क्रिएट हो हमें उसके अंदर डेटा इंटर करना है। तो अब हम क्या करते हैं, फिनिश पे क्लिक करते हैं, और उसके बाद देखिए हमारा ये ऑप्शन ओपन हो चुका है। तो यहाँ पर आ रहा है कस्टमर रिकॉर्ड, पहले यहाँ पर क्या था, कस्टमर आईडी। तो यहाँ पर हम कुछ डेटा दे देते हैं। सपोज मैं यहाँ दे देता हूँ टैकेट, और मैं जाता हूँ नेक्स्ट पे। तो देखिए यहाँ पे क्या हुआ, जैसे ही मैं नेक्स्ट पे गया यहाँ पे हमें इसने क्या दे दिया, 0। अब यहाँ 0 इसलिए दिया क्योंकि कस्टमर रिकॉर्ड का जो टाइप था, जो डेटा टाइप था, वो क्या था, इंटीजर। तो इंटीजर के अंदर कभी भी हम स्ट्रिंग या फिर कैरेक्टर को स्टोर नहीं कर सकते। तो इसलिए यहाँ पे क्या दे दिया इसने, 0 दे दिया। तो हमें इस चीज़ का बहुत ध्यान रखना है कि जिस टाइप का हमने डेटा टाइप दिया है अपनी फील्ड्स का, उसी टाइप का डेटा स्टोर होना चाहिए हमारी फील्ड्स के अंदर। ओके, तो अब मैं इसको चेंज करके दे देता हूँ 10 सपोज, और हम आते हैं ऑर्डर डेट के अंदर, और हम डेट कुछ भी दे देते हैं 10/11/2020। सो इस तरीके से हम अपने डेटा को स्टोर कर सकते हैं। सेव करना है हम सेव भी कर सकते हैं, सेव करंट रिकॉर्ड, और सेव करने के बाद हम इसको कर देते हैं क्लोज। तो देखिए यहाँ पे हमारी क्या आ गई हैं, 2 टेबल आ गई हैं। एक ऑर्डर टेबल जो हमने टेबल विजार्ड से क्रिएट करी है, और एक थी हमारी मैनुअल टेबल। सो दिस इज़ ऑल अबाउट टुडेज़ वीडियोस, और इसके बाद हम करेंगे एसक्यूएल क्वेरीज नेक्स्ट वीडियो के अंदर, जो कि और इंटरेस्टिंग है और बहुत ज़्यादा ईजी है। सो इफ़ यू लाइक माई वीडियो सो प्लीज़ शेयर इट विद अदर ऑल्सो, ताकि जो मेरी मेहनत है वो बच्चों तक पहुँच सके और उनके एग्ज़ाम्स काफ़ी अच्छे हो सकें। क्योंकि मुझे पता है इस वक्त काफ़ी परेशानियाँ चल रही हैं, क्योंकि कंटेंट नहीं है, वीडियोस नहीं है, क्लासेस प्रॉपर्ली नहीं हो पा रही हैं। तो अगर आपको ये वीडियो लगता है कि हाँ इम्पॉर्टेंट है, या फिर
समझने में ईजी है तो आप दूसरों को भी शेयर कर सकते हैं ताकि वो भी अच्छे तरीके से इसको सीखें। सो बाय एवरीवन, टेक केयर एंड स्टे ट्यून फॉर मोर वीडियोज़।